Hello students, welcome back. The soul of English grammar, the verb पार्ट 4। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वर्ब सीरीज पर वीडियो नंबर 4। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको जल्दी से बतला देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पिछले 3 वीडियोस में क्या क्या जाना है। जरा देख लीजिए, मैंने पिछले 3 वीडियोस में ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बतलाया कि आखिर ये जो वर्ब नामक शब्द होता है, इसका क्या मतलब होता है, मैंने इसको डिफाइन किया। इसके बाद मैंने इसकी कैटेगरीज आपको बतलानी शुरू करी। तो मैं अभी तक आपको पिछले 3 वीडियोस में इतनी प्रकार की वर्ड्स डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर और उन वीडियोज़ को अच्छी तरह से देख ले, समझ ले, क्योंकि वहां पर मैंने इन सभी प्रकार की वर्ब्स को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। राइट, आज इस वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं, जरा देखिए। यहां पर 12 नंबर पर एक वर्ब कैटेगरी लिखी हुई है, ऑक्सिलरी वर्ब। जी हां, आज इस वीडियो में मैं आपको ऑक्सिलरी वर्ब बतलाने जा रहा हूं। आखिर ये क्या होती है, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंग्लिश ग्रामर में। मैं आपके लिए ये जो सीरीज़ बना रहा हूँ, इसको मैंने द सोल ऑफ इंग्लिश ग्रामर नाम ऐसे ही नहीं दिया है। ये सचमुच में इंग्लिश ग्रामर की सोल है, मीन्स आत्मा है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। तो चलिए यहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। तो भाई बच्चा लोग, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप ये 2 काम जल्दी से कर दीजिए। सबसे पहला काम है आपको लाइक करना है और दूसरा काम है शेयर करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ऑक्सिलरी वर्ब। वैसे तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको जल्दी से बतलाता हूं कि ये ऑक्सिलरी वर्ब और कुछ नहीं भाई, हेल्पिंग वर्ब, जिसे आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हो ना, वही है। तो ये कुछ अजीब अजीब सा नाम सुनकर के आप ये ना समझ लीजिएगा कि ये कोई बहुत अनोखी कोई चीज़ है। नहीं जी, बिल्कुल अनोखी चीज़ नहीं है। इसी को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसकी डेफिनेशन मैंने अपने तरीके से लिखी है, बिल्कुल आसान बना करके। वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, अगर मैं उन डेफिनेशंस को यहाँ डिस्कस करूँगा तो टाइम भी जाएगा और आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। इसलिए मेरी बनाई हुई बिल्कुल ही ईजी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार से है। जरा देखिए, पढ़िए क्या है ये। द वर्ब that helps its main verb to express subtle differences in tense, modalities, voice and other grammatical features, okay, is called auxiliary verb। इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखिए। the verb यानी वह क्रिया, किसी सेंटेंस में एक ऐसी कोई वर्ब है जो क्या करती है, दैट हेल्प्स, जो सहायता करती है। किसकी सहायता, अपनी मेन वर्ब की। इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्ब और प्लस एक वर्ब और भी होगी, और ये जो वर्ब होगी ये इसकी एक्शन वर्ब होगी, यानी इसकी जो मेन वर्ब होगी, यानी सेंटेंस में जो मेन एक्शन हो रहा होगा उस एक्शन को हेल्प करने वाली, हेल्प करती है। यानी ये जो वर्ब होगी, जो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब होगी, वो अपनी मेन वर्ब की हेल्प करेगी। किस बात के लिए, जरा देखिए यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू एक्सप्रेस सब्टल डिफरेंसेस, यानी जो बहुत ही छोटे छोटे बड़े सूक्ष्म अंतर होते हैं, किनमें, टेंस में। ध्यान दीजिए, यहां पर इस वर्ब के साथ मिलकर ये वाली जो वर्ब है वो टेंस डिफाइन करती है, अर्थात टेंस अलग अलग तरीके के। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि 12 प्रकार के टेंसेस होते हैं, ओके। और उन 12 प्रकार के टेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो निश्चित करती है, इस क्रिया की सहायता करती है एक्चुअली अलग अलग प्रकार के टेंसेस को निर्धारित करने में। मॉडलिटीज, अब ये मॉडलिटीज क्या है, मैं आपको आगे चल करके तो सब कुछ बतलाऊंगा ही, लेकिन मैं फिर भी कह देता हूं यहां पर कि मॉडलिटीज का मतलब यह होता है कि क्रिया जो फैक्ट नहीं होती है, जिसके हम केवल कल्पना करते हैं, सपोज करते हैं, मान लेते हैं, वो सारी की सारी चीजें होती हैं मॉडलिटीज। अभी धीरज रखिए, मैं आपको सब कुछ बतलाऊंगा आगे। वॉइस, और आप ये भी जानते हैं कि वॉइस 2 प्रकार की, यानी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, इन दोनों को ही वास्तव में डिफाइन करने के लिए या इनको एक्सप्रेस करने के लिए भी इन हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। एंड अदर ग्रामेटिकल फीचर्स, और भी बहुत सारे ग्रामेटिकल फीचर्स होते हैं। बस उन्हीं सारे फीचर्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम जिस वर्ब को का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग के रूप में, यानी सहायक के रूप में, उसी को हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, या उसी को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। राइट, अच्छा अब देखिए, इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद
जो फीचर्स निकल करके आएंगे किसी हेल्पिंग वर्ब की, तो मैं उन फीचर्स को आपको यहां पर बतलाना चाहता हूं कि इस डेफिनेशन या बहुत सारी अन्य डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद जो फीचर्स आपको समझ में आएंगे वो क्या है। सबसे पहला फीचर तो ये है भाई, असिस्टिंग रोल होता है। असिस्टिंग का मतलब सहायक रोल। इसकी भूमिका कैसी होती है? सहायक की होती है, यानी मेन वर्ब के साथ मिलकर यह है जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ये मेन वर्ब की सहायता करती है। पहला काम, किस काम को करने के लिए? टेंस निर्धारित करने के लिए। अलग अलग प्रकार के टेंसेज में अलग अलग प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। वॉइस बतलाने के लिए, जी हाँ, और निगेशन नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए भी हम हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, क्या फीचर्स हैं, ये तो मैं आपको बतलाऊंगा ही। इंट्रोगेशन यानी सेंटेंस को प्रश्नवाचक बनाने के लिए भी हम क्वेश्चन वर्ड नहीं, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करते हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे। एंड मॉडलिटीज, मॉडलिटीज वो सारी की सारी जितनी मॉडल्स हैं वो सब मॉडलिटीज ही तो प्रकट करती हैं। तो ये सब कुछ आगे आने जा रहा है। अब मैं आपको अगली स्लाइड में ये बतलाने जा रहा हूं कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो जल्दी से देखिए, वही सहायक क्रिया ये भाई 3 प्रकार की होती हैं। पहली तो प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरी है मॉडल ऑक्सिलरी, और तीसरी है मार्जिनल ऑक्सिलरी। मैं यहाँ पर संक्षेप में आपको बतला रहा हूँ कि आखिर ये प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और मार्जिनल ऑक्सिलरी में क्या अंतर होता है। देखिए, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं भाई, ये सारी की सारी ऐसी ऑक्सिलरीज हैं जो फैक्ट्स को शो करती हैं। फैक्ट्स क्या होता है, मैं यहीं पर आपको बतला दूं कि जो कुछ हो चुका और जो इस समय है, वर्तमान में विद्यमान है। यानी हम एक ऐसा एक्शन, जिस एक्शन के अकॉर्डिंग हम ये बतलाना चाहें कि पीछे क्या हुआ और अभी क्या हो रहा है, ये तो फैक्ट है। बट जो आगे होने वाला है वो फैक्ट नहीं है, वो केवल हमारी कल्पना है। तो हम अपनी कल्पनाओं को प्रकट करते हैं मॉडल्स के थ्रू, ठीक है ना। और जो फैक्चुअल बातें होती हैं, जो फैक्चुअल एक्शंस होते हैं, उनको शो करने के लिए हम यहाँ पर इन प्राइमरी ऑक्सिलरीज का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कुछ ऐसी ऑक्सिलरीज हैं जिनका प्रयोग हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं एंड मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। इनको हम मार्जिनल ऑक्सिलरीज कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज को पढ़ने जा रहे हैं और इनको बहुत अच्छे तरीके से, बड़े ही डिटेल में, इनकी छोटी सी बात को जानने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ें। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, और अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, ये इतनी होती हैं भाई, 3 प्रकार की, बी, डू एंड हैव। ध्यान दीजिए, ये है प्राइमरी ऑक्सिलरीज और बी के 5 रूप होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। और अगर आप और भी शामिल करना चाहें तो थोड़ा सा और शामिल कर लीजिए, बीइंग एंड बीन। इनका भी मैं प्रयोग आपको बतलाने वाला हूं, ठीक है। तो ये बी के इतने ढेर सारे रूप हो गए। एक तो ये खुद अपने आप में हो गया, फिर इसके बाद ये प्रेजेंट के स्वरूप होते हैं, ये पास्ट के स्वरूप होते हैं, और फिर इनको हम अलग तरीके से और यूज करते हैं। चलिए आगे चल करके ये तो सब कुछ देखना ही है। दूसरा है डू। देखिए, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इनका प्रयोग करते हैं। डू या डज, सभी लोग जानते हैं कि सिंगुलर नंबर के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखेंगे, ये केवल एक्टिव वॉइस में ही प्रयोग की जाती हैं, पैसिव वॉइस में नहीं यूज की जाती हैं। और पास्ट टेंस में यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप सभी सब्जेक्ट्स के साथ में डिड का प्रयोग करते हैं। ओके, अच्छा, तीसरी प्राइमरी ऑक्सिलरी है हैव। हैव के भी 3 रूप होते हैं, हैज एंड हैव। और आप सभी लोग जानते हैं कि ही, सी, इट के साथ और सिंगुलर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हैज, बाकी जितने भी आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ हैव, और पास्ट टेंस में हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। एक बात आपको बतला देता हूं, ये सारी की सारी जो वर्ब्स हैं ये सभी के सभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होती हैं और मेन वर्ब के रूप में भी यूज होती हैं। जब मेन वर्ब के रूप में यूज होती हैं तो इनके बहुत सारे अपने अलग अलग डिफरेंट मीनिंग्स होती हैं, बट जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज की जाती हैं तो इनका अपना कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता है। हाँ, अगर यहाँ पर इज, एम, आर, वाज, वर को छोड़ दें
ठीक है, तो इनका कोई अपना लिटरल मीनिंग नहीं होता है। चलिए जल्दी से बतलाता हूं कि ये प्राइमरी या हेल्पिंग, जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये क्या बतलाती हैं। सीधी सी बात है भाई, इस बात को हमेशा याद में रखना। शायद इससे पहले आपको इस तरह से सोचने के लिए किसी ने नहीं कहा होगा। ध्यान दीजिए, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, ये सारी की सारी जितनी भी बातें हैं वो सब फैक्चुअल बातें बतलाती हैं। फैक्चुअल। अब फैक्चुअल क्या होता है भाई, एक बार मैं आपको और बतला देता हूं। यानी फैक्ट क्या होता है, सत्य या तथ्य क्या होता है। तथ्य वही होता है जो या तो भूतकाल में बीते समय में हो चुका है, या जो अभी है या जो हो रहा है, वही फैक्ट है। राइट। अब इसके अलावा जो अभी तक हुआ ही नहीं है वो फैक्ट बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। तो जो अभी तक हुआ नहीं है वो सब फ्यूचर है। ठीक। इसीलिए आप यहां पर देखते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज में केवल प्रेजेंट और पास्ट की ऑक्सिलरीज हैं, फ्यूचर की ऑक्सिलरीज है ही नहीं, है ना। तो ये केवल फैक्ट्स की बातें करती हैं, जो हो चुका है, जो हो रहा है। अब हम लोग चलिए शुरू करते हैं एक एक वर्ड को आगे बढ़ाते हुए। लेकिन भाई यहाँ पर तो अभी मैंने आपको डेफिनेशन तो पढ़ के बतलाई ही नहीं, जरा जल्दी से देख लीजिए क्या है डेफिनेशन। द वर्ब विच हेल्प्स इट्स मेन वर्ब टू क्रिएट वेरियस वर्ब टेंसेस। ध्यान दीजिए, भिन्न भिन्न प्रकार के जो वर्ब टेंसेस होते हैं, वेरियस का मतलब 12 प्रकार के जो वर्ब टेंसेस होती हैं, यानी जो टेंस होते हैं, उनको क्रिएट करने में ये अपनी मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। ठीक है ना। एंड वॉइस, न केवल टेंसेस बल्कि वॉइसेस जो एक्टिव वॉइस हैं एंड पैसिव वॉइस, ये सब कुछ बतलाने में। इसके अलावा भी और कुछ फीचर्स हैं। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं और आपको फीचर वाइज हर चीज़ मैं यहाँ पर आपको बतलाता हुआ चलता हूँ। देखिए सबसे पहले तो हम ले लेते हैं बी। ये देखिए जनाब, बी का मतलब होता है होना। ठीक। तो जब वर्तमान में यानी प्रेजेंट टेंस में जब हम इसका प्रयोग करते हैं फैक्ट्स बतलाने के लिए, तो हम इज, एम, आर, वाज, वर की बात करते हैं। लेकिन अगर कोई हाइपोथेटिकल बात अगर हम बोलते हैं प्रेजेंट की, तो फिर हम वहां पर बी का ही प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वाज, वर। ये देखिए जरा, ये पास्ट टेंस में यूज होती हैं। सभी लोगों को पता है कि इज किसके साथ, एम किसके साथ, आर किसके साथ आता है, और वाज, वर किन किन के साथ आता है, यानी सब्जेक्ट्स के नंबर के अकॉर्डिंग इनका प्रयोग करते हैं। बीइंग एंड बीन, ठीक है, ये भी बी के रूप हैं जो टेंसेस एंड वॉइस इन दोनों को ही डिटरमाइन करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। चलिए फीचर्स देख लेते हैं। विशेष रूप से हम इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग और बीन के फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स वही है भाई जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। असिस्टिंग रोल, यानी ये हमेशा ही मेन वर्ब की सहायता करती हैं, असिस्ट करती हैं यानी सहायक होती हैं। दूसरा टेंस, वॉइस एंड इंटरोगेशन। ध्यान दीजिए, प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको इज, एम, आर, वाज, वर, इनको ध्यान दीजिए, इज, एम, आर, वाज, वर, इनको नहीं, इनको हम सब्जेक्ट्स के पहले लाते हैं, तो वहां पर इंटरोगेशन का मीनिंग क्रिएट होता है। ठीक है। चलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं, यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। वे बस का इंतजार कर रहे हैं, एक सेंटेंस ये आपके सामने लिखा हुआ है। वे बस का इंतजार कर रहे हैं, यहां पर एक एक्शन हो रहा है, इंतजार करना। ठीक, ये इंतजार करना हो रहा है। ठीक, इंतजार करने की स्टेट क्या है, कॉन्टिन्यूअस स्टेट है। ध्यान दीजिए यहां पर क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस स्टेट है। और ये जो थे लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये बीते हुए समय की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। वे बस का इंतजार कर रहे थे। ठीक, तो ये पास्ट हुआ, कुल मिलाकर पास्ट है। और इस इंतजार यानी जो एक्शन है, मेन एक्शन है, वो कंटिन्यूअस स्टेट में है। तो कंटिन्यूअस स्टेट में जब कोई एक्शन होता है तो उस एक्शन के लिए हम क्या करते हैं, V1 के साथ में ING का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। और टेंस को डिफाइन करने के लिए आपको यहां पर भूतकाल के लिए वाज या वर का प्रयोग करना होगा, तो ये वास्तव में इस क्रिया की सहायक बनेगी। राइट। अच्छा चलिए अब जरा हम इसको करके देखते हैं, इसका ट्रांसलेशन भी करके देखते हैं। ये लीजिए, अगर हम इसको करते हैं तो सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट रखना होता है। इंतजार करने वाला कौन भाई, वे। तो सबसे पहले तो हमने लिखा दे।
ठीक है ना। अब इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर इनमें से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपको देख रहे हैं था, थी, थे, पास्ट टेंस, ठीक है ना। तो हम दे के साथ वाज या वर लगाएंगे, तो आप देख रहे हैं दे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, वर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो मेन एक्शन हो रहा है, मेन एक्शन क्या है, वेट करना, ठीक है ना। दे वर वेटिंग। अब ध्यान दीजिए, अगर वर और वेटिंग, अगर यहां पर हम दे वर वेटिंग करते हैं तो ये एक्टिव वॉइस की वर्ब है, यानी इस एक्शन को परफॉर्म करने वाला ये है। अब अगर हम पैसिव वॉइस में इसी को यूज करेंगे तो हमें यहां पर बीइंग का प्रयोग करना पड़ेगा। दे वर बीइंग, ओके, और वेटेड फॉर, तब ये वेट करने वाला व्यक्ति ये नहीं होगा, वेट करने वाले कोई दूसरे होंगे। तो ध्यान दीजिए यहां पर हम इस बीइंग का प्रयोग वॉइस को चेंज करने के लिए भी हम यूज करते हैं। सो दे वर वेटिंग फॉर, किसका इंतजार कर रहे थे, बस का इंतजार कर रहे थे। दे वर वेटिंग फॉर द बस। और ये लीजिए, ये इस तरीके से आपने देखा कि इस मेन एक्शन यानी जो क्रिया हो रही है उस क्रिया की सहायता करने के लिए ये, और किस बात में सहायता करने के लिए, इसके टेंस और वॉइस इन दोनों की सहायता करने के लिए, इन दोनों ही चीज़ों को प्रकट करने के लिए इस मेन वर्ब की सहायता कर रही है। ओके, इस तरीके से अपने लॉजिक्स लगाए जाते हैं। हम दोस्त हैं, अब इस सेंटेंस को ठीक से ज़रा देखिएगा। हम दोस्त हैं और सिंपली अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा, वी आर फ्रेंड्स। हम सीधे सीधे यही तो लिखेंगे, वी आर फ्रेंड्स। ओके, अब देखो जरा यहां पर क्या है, यहां पर ये जो आर है, क्या ये किसी मेन वर्ब की सहायता कर रही है, जी नहीं। आप देख रहे हैं कि इसके बाद में ये फ्रेंड्स लिखा हुआ है जो कि कोई एक्शन वर्ब नहीं है, नहीं है भाई। अब अगर एक्शन वर्ड वहां पर आगे नहीं है तो फिर वो उसकी सहायता नहीं कर रही है। अब जब ये सहायता नहीं कर रही है तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है ना। फिर ये क्या है, मेन वर्ब। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, मेन वर्ब। और जब ये मेन वर्ब के रूप में आती है तो फिर ये स्टेट को बतलाती है। क्लियर, ये भी यहां पर स्टेट को बतलाती है। खैर आगे चल करके हम इनके बारे में जब स्टेटिव वर्ब्स पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर फिलहाल तो यह है कि वी आर फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस, फैक्ट बतला रहे भाई, हम लोग तो क्या है, अब फ्रेंड्स हैं। क्लियर। अच्छा, अब देखो जरा, हम बहुत समय से दोस्त हैं। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि केवल और केवल ये जो बहुत समय से, ये जो शब्द आ गया, शब्द समूह बहुत समय से, यानी टाइम पीरियड आ गया। अब टाइम पीरियड जब आ जाएगा तो ये कौन सा टेंस बन जाएगा, अब देखेंगे। अब अगर आप लोगों ने टेंस को अच्छे से पढ़ा है तो फिर आप बड़ी आसानी से इसको आप पता लगा लेंगे कि ये कौन सा टेंस है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये टेंस कौन सा है। देखिए जरा, ये क्या है, हम, वी। चलिए ट्रांसलेशन करना शुरू करते हैं, वी, ठीक है ना। अब इसके बाद आप देखें कि हम बहुत समय से दोस्त हैं। सो वी आर, ऐसा बना दें क्या, वी आर फ्रेंड्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, वी आर फ्रेंड्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम, ठीक है। क्या ऐसा बना दें हम, नहीं जी, ऐसा नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो वर्ब है ये केवल अभी इस समय की सिचुएशन को बतला रही है। अगर टाइम लग जाएगा, अगर टाइम लग जाएगा तो फिर आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्रिया आएगी। अब अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम क्रिया लगाएंगे तो क्या होगा, परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं, वी हैव बीन। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, हैज और दूसरी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं बीन। क्लियर। अच्छा, अब फिर इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो अब यहां पर मेन वर्ब कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है तो हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे भी नहीं। भाई कोई एक्शन हो रहा है क्या, नहीं। हम बहुत दिनों से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अगर हम कोई एक्शन कर रहे हैं तब तो आप वी हैव बीन स्टडीइंग, स्टडी यानी एक्शन वर्ब होगी तब तो आप आईएनजी फॉर्म लगा दोगे। यहां पर आप नहीं लगा सकते। अगर नहीं लगा सकते तो फिर आप क्या करोगे भाई, अब आप अगर नहीं लगा सकते तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप नहीं बना सकते हैं। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बनाएंगे तो फिर ऐसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है, और ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, कैसे, वी और हैव लगाएंगे, वी हैव। और फिर इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा,
देखिए यहां पर हम इसको बनाते हैं वी आर फ्रेंड्स, ऐसा बनाया था ना, वी आर फ्रेंड्स, ठीक है ना, वी आर फ्रेंड्स। अब यहां पर ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। इस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखिए, तो इज, एम, आर, वाज, वर। जब इसकी थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़े तो भैया हमें मेन यानी बी, इसका जो मूल रूप होता है बी, और उसकी थर्ड फॉर्म में जाना पड़ता है, तो क्या बनेगा, बीन। वी हैव बीन फ्रेंड्स, ऐसा बनेगा, वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्लियर, ये सेंटेंस बनेगा, हम बहुत दिनों से मित्र हैं। अच्छे से समझिए, देखिए जरा, हमने परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हैज या हैव का प्रयोग करना होता है या हैड का प्रयोग करना होता है मेन वर्ब के साथ में। ये यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, अब ये है इसकी मेन वर्ब। ध्यान दीजिए, ये अभी सिर्फ यह है कि हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स, लेकिन अब इस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में जब हम इसको लाएंगे तो इज, एम, आर, वाज, वर की थर्ड फॉर्म क्या होगी भैया, ये होगी बीन। सो वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, हम बहुत लंबे समय से या लंबे समय से हम मित्र हैं। क्लियर, तो आप देख रहे हैं कि ये हेल्प कर रही है, इस मेन वर्ब की हेल्प कर रही है टेंस को बनाने के लिए। क्लियर, अच्छा, अगला सेंटेंस, तुम पर नजर रखी जा रही है। अब देखिए जरा यहां पर इसका क्या मतलब है, तुम पर नजर रखी जा रही है भाई। अब देखो इस सेंटेंस को अच्छे से पहचानने का जरा प्रयास करो। तुम पर नजर रखी जा रही है, एक्शन क्या हो रहा है, नजर रखने का काम किया जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तो नजर रखने वाला कोई व्यक्ति यहां पर है क्या, नहीं है। अब जब नजर रखने वाला व्यक्ति नहीं है, यानी परफॉर्मर नहीं है, यानी डूअर नहीं है, यानी कर्ता नहीं है। अब अगर कर्ता नहीं है तो फिर जिस पर नजर रखी जा रही है तो वो कर्म होगा। तो ध्यान दीजिए, आप पर नजर रखी जा रही है, कर्म है ये, तुम यहां पर कर्ता नहीं बल्कि कर्म है, ऑब्जेक्ट है। ओके, तो अच्छा, अब ऑब्जेक्ट है अगर, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा, तो यानी वॉइस इसकी चेंज्ड है, पैसिव वॉइस में है। तो आप इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे, यू, अच्छा, और रखी जा रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है भाई। सो यू आर, ठीक है ना, यू के साथ आर लगाते हैं, फिर इसके बाद पैसिव वॉइस में सेंटेंस है तो हमें बीइंग का प्रयोग करना पड़ेगा, यू आर बीइंग, ठीक है ना, तुम पर नजर रखी जा रही है। सो यू आर बीइंग वॉच्ड, वॉच माने क्या होता है, नजर, तो यू आर बीइंग वॉच्ड। सिंपली देखिए यहां पर इज, एम, आर प्लस बीइंग, तो यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये और मेन वर्ब ये है। ठीक, तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को वॉइस बनाने के लिए भी कर सकते हैं। क्या वह 4 घंटे से निबंध लिख रहा है, जरा इस बात को देखिए, क्या वह 4 घंटे से निबंध लिख रहा है। अब देखिए 4 घंटे से, यहां पर टाइम हो गया, एक्शन जारी है, ठीक है ना, तो एक्शन की कंटिन्यूटी और साथ ही साथ 4 घंटे से टाइम दे दिया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अब इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, देखिए जरा, अब अगर हम इसको सीधे असर्टिव सेंटेंस के रूप में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा, ही हैज बीन राइटिंग, ही हैज बीन राइटिंग, और क्या है, निबंध लिख रहा है, ही हैज बीन राइटिंग एन एसे, आप यहां पर ऐसे लिखेंगे, ही हैज बीन राइटिंग एन एसे फॉर, कितने देर से, 4 घंटे से, फॉर 4 आवर्स, ठीक है, आप इस तरीके से लिखेंगे, फॉर 4 आवर्स। अब जरा ध्यान दीजिए, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, और कैसा इंट्रोगेटिव है, यस या नो टाइप। आप इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दे सकते हो ना। अब ध्यान दीजिए कि यहां पर अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं तो वहां पर आपको किसी भी WH टाइप वर्ड यानी किसी भी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग नहीं करना होता है। इसी हेल्पिंग वर्ब से ही आपको इंट्रोगेशन को शो करना होता है, यानी उस प्रश्न को शो करना होता है। तो इस सेंटेंस की जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है वो ये है, क्या, हैज, और इसी को सब्जेक्ट के पहले आपको रखना होता है। सो हैज ही, और ये सेंटेंस क्या बनेगा, हैज ही बीन, ऐसा सेंटेंस बनेगा। देखिए, हैज ही और बीन राइटिंग एन एसे फॉर 4 आवर्स, ऐसा सेंटेंस बनेगा। ओके, तो इंट्रोगेशन को शो करने के लिए भी आपको इन हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ती है। ये आपकी पहली हेल्पिंग वर्ब है, फिर इसके बाद ये देखिए बीन, ये भी सेकंड हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहां पर आई हुई है। क्लियर, तो आप देख रहे हैं कि बी के इस तरीके के स्वरूप होते हैं और
टेंस निर्धारण में इनका बहुत बड़ा अपना योगदान होता है। न केवल टेंस निर्धारण में बल्कि वॉइस, टेंस, इंटरोगेशन वगैरह वगैरह इन सब को निर्धारित करने में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली हेल्पिंग वर्ब हैव। ठीक है, हैव, ध्यान दीजिए इसके भी 3 स्वरूप होते हैं। हैज, हैव ये प्रेजेंट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए, हैड का प्रयोग पास्ट टेंस को डिनोट करता है। हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ध्यान दीजिए हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में जब ये यूज की जाएंगी तो इनका कोई लिटरल मीनिंग नहीं होगा, इनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। ठीक है, बट इनका प्रयोग अगर आप मेन वर्ब के रूप में करेंगे तो इनके बहुत सारी मीनिंग्स होती है भाई। मेन वर्ब के रूप में जब इनका प्रयोग करेंगे बहुत सारी 35 से भी अधिक मीनिंग्स होती हैं और मैंने केवल हैव पर ही 4 वीडियोस बनाए हुए हैं, ज़रा उनको भी विजिट कर लीजिएगा जरा जाकर के प्लेलिस्ट में और देखिएगा, जरा मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए मैं यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में नहीं बल्कि इनको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में इनका हम प्रयोग यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। तो चलिए जरा देख लेते हैं, जान लेते हैं कि ये हैव क्या है। सिंपली बहुत ही सिंपल सी बात है, ये भी मेन वर्ब यानी सेंटेंस में जो भी मेन एक्शन हो रहा है उस मेन एक्शन की सहायता करती है टेंस को निर्धारित करने में। ध्यान दीजिए असिस्टिंग रोल है इसका, यानी सहायक की भूमिका में होती है टेंस निर्धारण करने में। ध्यान दीजिए जितने भी परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज होते हैं, चाहे वो एक्टिव वॉइस में हो चाहे पैसिव वॉइस में हो, ठीक है ना, तो जितने भी परफेक्ट टेंसेज एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज होते हैं उन सभी में हैज, हैव और हैड का प्रयोग किया जाता है, जितने भी परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज होते हैं। तो बहुत ही सिंपल, मैंने यहाँ पर 3 प्रकार के, और इंट्रोगेशन इसका चौथा फीचर है। इंट्रोगेशन वही जो मैं आपको पिछली स्लाइड में मैंने डिस्कस किया, यानी इनको भी आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले रखेंगे अगर कोई ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो। क्लियर। चलिए अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने दोपहर का खाना खा लिया है, ठीक है। अब आप यहाँ पर मैंने दोपहर का खाना खा लिया है, खाना खाने का प्रभाव अभी तक है, वर्तमान से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना। तो आई के साथ क्या आएगा भाई, आई हैव। अब खाना खाने के लिए आप मेन वर्ब क्या है, ईट, तो आप यहाँ पर ईटन कर सकते हैं, आई हैव ईटन। लेकिन अगर आप इसी को मेन वर्ब के रूप में यूज करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, इस हैव की अगर जब हम इसको मेन वर्ब के रूप में जब हम यूज करते हैं तो इसकी एक मीनिंग खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं। आई हैव हैड का प्रयोग भी यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में है, और यहाँ पर इसका मतलब है खाना यानी ईट करना, यहाँ पर इसका मतलब है। सो आई हैव हैड और दोपहर का खाना लंच, ठीक है ना, आई हैव हैड लंच, ऐसा आप लिख सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो भाई मैं यहाँ पर से आपको ये हटा देता हूँ और सीधे सीधे जो सिंपल सा ट्रांसलेशन आप बनाएंगे, क्या करेंगे, आई हैव ईटन लंच, सिंपली आप ये कर सकते हैं। क्लियर। इसी ईटन को डिनोट करने के लिए, ईट माने खाना तो हैव माने भी खाना होता है, उसके लिए मैंने यहाँ पर हैड लिखा था। क्लियर। अच्छा अगला सेंटेंस, उसने अपना काम पहले ही खत्म कर लिया था यानी एक्शन कंप्लीटेड, और पहले ही, तो आप लोग जानते ही होंगे अगर किसी भी सेंटेंस में पहले ही लगा हो और वो पास्ट टेंस में हो तो फिर वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है, सिंपल पास्ट टेंस में नहीं बनता। क्या कर सकते हैं आप, देखिए ही हैड, अब पास्ट टेंस की बात है तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग करेंगे। ही हैड ऑलरेडी, आप यहाँ पर आपको पहले ही की इंग्लिश क्या बनानी पड़ेगी, ऑलरेडी। सो ही हैड ऑलरेडी, और खत्म कर लिया था यानी फिनिश्ड, ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड। ये देखिए ये क्या बना आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। V3 के साथ में अगर आप हैड का प्रयोग करते हैं तो क्या बनता है, पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है, ठीक है ना। अब उसने अपना काम, सो ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम। ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक्टिव वॉइस, ये क्या कर रही है, एक्टिव वॉइस। अगर यहाँ पर हम बीन का प्रयोग करेंगे तो ये वॉइस चेंज हो जाएगी और पैसिव वॉइस हो जाएगा, कर्म पहले आ जाएगा। ओके, अच्छा तो ये यहाँ पर क्या कर रही है, टेंस को निर्धारित करने में मेन वर्ब की सहायता कर रही है, इसलिए ये क्या है, सहायक। अच्छा फिर यहाँ पर भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो,
अगर इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करेंगे तो दिल्ली गए हो, इस सेंटेंस के लिए आप क्या करोगे, मैं जल्दी से पहले बना देता हूँ फिर समझाता हूँ। हैव यू एवर गॉन, हैव यू यहाँ पर क्या करेंगे, एवर का प्रयोग करेंगे। हैव यू एवर और गॉन करें नहीं, आपको यहाँ पर करना पड़ेगा बीन टू और कहाँ, दिल्ली। हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, आप ये लिखेंगे भाई। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर हम गॉन का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, तो ये दूसरी बात है। चलिए मैं जल्दी से आपको बतला देता हूँ। देखिए गॉन का प्रयोग हम तब करते हैं, सपोज अगर कोई यहाँ से गया है, या तो वो रास्ते में है या तो वो वहीं पर है जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली में। अगर मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे सामने वो खड़ा है कोई भी बंदा, इसका मतलब है कि वो दिल्ली जाकर वापस आ चुका है। ठीक, तो अगर इस सेंस में हमें यहाँ पर गए हो का प्रयोग किया गया हो कि वो जाकर वापस आ चुका है, अगर इस सेंस में हमें इसका प्रयोग करना है तो हमें मेन वर्ब के रूप में यहाँ पर बीन का प्रयोग करना होगा। इसका मतलब होता है क्या तुम दिल्ली जाकर वापस आ गए हो, ये सेंटेंस है। क्या तुम दिल्ली जाकर वापस आ चुके हो, ये है मतलब। इसका मतलब हम हिंदी में ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं। अब अगर यहाँ पर हैव यू एवर गॉन का प्रयोग कर देंगे तो इसका मतलब है कि आप दिल्ली से वापस नहीं आए हो, बल्कि आप अभी दिल्ली में ही हो। जैसे मैं यहाँ से बोलता हूँ ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, वो दिल्ली गया है, इसका मतलब ये है कि वो अभी दिल्ली जाने वाले रास्ते पर है या फिर वो दिल्ली में ही है, अभी दिल्ली से वापस नहीं आया। लेकिन अगर वो दिल्ली से वापस आ गया, फिर मैं उससे पूछता हूँ क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, इसका मतलब वो दिल्ली से जाकर वापस आकर मेरे सामने यहाँ पर खड़ा हुआ है। इस सेंस में हम यहाँ पर बीन का प्रयोग करते हैं। तो भाई देखिए हैव का बहुत ही सिंपल सा यूज है सभी प्रकार के परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज। अभी यहाँ पर मैंने केवल परफेक्ट टेंसेज ही लिखे हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज नहीं लिखे हैं, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि आप इन सब का प्रयोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी किया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगली जो प्राइमरी है वो है डू। बहुत ही सिंपल 2-3 बातें आपको याद रखनी है भाई कि इस डू को जब हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो इसका भी अपना कोई लिटरल यानी शाब्दिक मीनिंग नहीं होता है। क्लियर? अच्छा, 2 चीजें हैं, पहली तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बस इनका प्रयोग आप केवल और केवल प्रेजेंट सिंपल में करते हैं, पास्ट सिंपल में करते हैं, बाकी और किसी भी टेंस में इनका प्रयोग आप नहीं करते हैं। किन किन बातों को प्रकट करने के लिए, सबसे पहली बात फीचर्स देख लेते हैं। असिस्टिंग रोल, जी हाँ, इनकी भी भूमिका मेन वर्ब के साथ सहायक की होती है। ठीक है? अच्छा, टेंस, जी हाँ, टेंस केवल और केवल कौन से, प्रेजेंट टेंस है तो डू डज का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर नंबर के साथ डज, प्लूरल नंबर के साथ डू का प्रयोग करेंगे, आई वी यू दे के साथ भी हम डू का ही प्रयोग करते हैं। अच्छा, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ में डिड का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अच्छा, इसके बाद वॉइस, ध्यान दीजिए, ये केवल और केवल क्या है, वॉइस मैंने वहां पर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये केवल एक्टिव वॉइस में ही यूज होती हैं, पैसिव वॉइस में यूज नहीं होती हैं। अगली बात, नेगेटिव बनाने के लिए, जी हाँ, सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए डू डज डिड का प्रयोग करते हैं, और अगर नेगेटिव नहीं होता, अफर्मेटिव होता है तो डू डज डज का प्रयोग नहीं करते। अगर करते हैं तो फिर वहां पर एम्फेसिस होता है। अभी करके एग्जाम्पल मैं आपको करके बतलाऊंगा। देखिए इंट्रोगेशन, और वही बात है, यानी सेंटेंस को प्रश्नवाचक बनाने के लिए आप डू डज डिड का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले करते हो। ये इसके फीचर्स हैं। चलिए कुछ सेंटेंसेस हैं। वह स्पेनिश नहीं बोलती, जरा थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पर सोचो कि ये नहीं नहीं लिखा है तो फिर क्या लिखा होगा, वह स्पेनिश बोलती है, कुछ ऐसा सेंटेंस लिखा हो सकता है। अब जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो गया सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, यानी ये निगेटिव नहीं है। तो हम सिंपली क्या इसको ट्रांसलेट करेंगे, सी स्पीक्स, हम बोलेंगे सी स्पीक्स स्पेनिश, राइट? हम ऐसा ही तो बोलेंगे, देखिए सी स्पीक्स स्पेनिश, राइट? यहां पर हमने किसी डू डज या डिड, वैसे भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डिड की तो बात ही नहीं है, यहां पर हमने डू डज का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन अगर हम कर दें यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस में, अगर हम यहां पर डू डज का प्रयोग कर दें तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे लिखा जाएगा। कैसे? देखिए जरा एक मिनट। सी डज स्पीक, सिंगुलर नंबर है ना, तो इसलिए हम सी के साथ डज का प्रयोग करेंगे। सी डज स्पीक
स्पेनिश, ऐसा हम बोलेंगे, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिए, ये हमने इसको नेगेटिव बनाने के लिए डज का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि अगर हमने यहाँ पर डज का प्रयोग कर दिया तो एक फीचर इसका होता है एम्फेसिस देना, यानी जोर देना। अब यहाँ पर इस स्पीक नाम की वर्ड पर जोर दिया जा रहा है कि वह स्पेनिश बोलती तो है, कुछ ऐसा, यानी बोलने पर जोर दिया जा रहा है। तो जब हम किसी बात को एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो भी हम डू डज की सहायता से बात को एम्फेसाइज कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हुआ एम्फेसिस करने का। लेकिन बात यहाँ पर चल रही है, पहली बात तो चल रही है नेगेटिव बनाने की। अब जब हम इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो भाई नेगेटिव बनाने के लिए अफर्मेटिव में तो आपने देखा था कि हमने यहाँ पर से ये क्या है, ये नहीं बोलती, वो तो हमने क्या कर दिया था, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया था। अब ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको डू डज का प्रयोग प्रेजेंट में और डिड का प्रयोग पास्ट में करना होता है। तो फिर से हम यहाँ पर करेंगे सी डज। अब अगर हमने यहाँ पर डज नॉट लिखा, डज नॉट स्पीक स्पेनिश, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपने इस सेंटेंस को, सी डज नॉट स्पीक स्पेनिश, ओके। तो आप देख रहे हैं कि नेगेटिव बनाने के लिए आप यहाँ पर अगर सी नहीं होता बल्कि आई होता तो हम यहाँ पर डू का प्रयोग कर देते, आप सभी लोग जानते हैं। अगर पास्ट टेंस में होता बोलती थी तो डिड नॉट का प्रयोग कर देते। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। अच्छा, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए देखिए, क्या तुमने कल रात फिल्म देखी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना। चूंकि यहाँ पर हमने भूतकाल का, यानी जो टाइम हमने यहाँ पर दे दिया कल रात, यानी ये डिफाइंड पास्ट है, यानी टाइम डिफाइन कर दिया गया भूतकाल का, तो ये इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अगर इस टाइम को हम डिफाइन नहीं करते, क्या तुमने फिल्म देखी, तो हम उसे फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बना सकते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में भी। लेकिन अगर टाइम को डिफाइन कर दिया गया, भूतकाल का समय बता दिया गया, तो फिर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। अच्छा, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हो ना। क्या तुमने कल रात में फिल्म देखी, हाँ, आप हाँ कह सकते हो। तो फिर इस क्या की अंग्रेजी आप व्हाट से नहीं बनाएंगे भाई, ठीक है ना, बल्कि क्या करेंगे, इसी डू डज और डिड से ही बनाएंगे। प्रेजेंट में डू डज और पास्ट में डिड, तो आप यहां पर क्या करेंगे भाई, डिड रखेंगे। डिड यू वॉच, क्या करेंगे, डिड यू वॉच द मूवी लास्ट नाइट, ओके। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बोलेंगे। क्लियर। तो इंट्रोगेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डू डज डिड का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब अगली बात है एम्फेसिस। हालांकि मैं पहले आपको बतला चुका हूं, उसमें सचमुच बहुत कुछ प्रतिभा है। अब इस सेंटेंस में बहुत कुछ सचमुच हमने लिखा है, यानी हम इस सेंटेंस में उसकी प्रतिभा होने के बारे में को एम्फेसाइज कर रहे हैं, यानी जोर दे करके हम उस बात को कह रहे हैं। तो जब जोर देना होता है तो भी हम क्या करते हैं, डू डज डिड का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट, यानी ये सेंटेंस क्या कर रहा है, ये प्रेजेंट टेंस में है, तो ही डज। अब हम यहाँ पर डज और फिर इसके बाद हैव अ लॉट ऑफ, बहुत कुछ प्रतिभा है, ठीक है ना, तो अ लॉट ऑफ टैलेंट, ऐसा हम सेंटेंस बोलेंगे। He does have a lot of talent. ध्यान दीजिए, does have उसके पास है, तो पास है के लिए आप अच्छे से जानते ही होंगे कि हैज़ हैव का प्रयोग किया जा सकता है, बट यहाँ पर इस सेंटेंस को एम्फेसाइज किया जा रहा है, तो एम्फेसाइज करने के लिए हम डू डज का या डिड का प्रयोग कर सकते हैं। चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसलिए हमने डज का प्रयोग किया। अगला सेंटेंस, मुझे आइसक्रीम बिल्कुल पसंद है। क्यों भाई, आइसक्रीम पसंद है, हाँ बिल्कुल पसंद है। अगर आप बिल्कुल पसंद है तो पसंद होने के बारे में आप एम्फसाइज कर रहे हो अपनी बात को, तो यहाँ पर फिर से वही मुझे आई, अब आई के साथ में है, प्रेजेंट टेंस है, इसलिए डू। आई डू लाइक आइसक्रीम, क्या बोलेंगे आप, आई डू लाइक आइसक्रीम, राइट। तो भाई इतनी खास बातें हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज में। हमेशा इन बातों को अगर आप दिमाग में रखेंगे, जानते हैं, तो आप श्योर बने रहेंगे हमेशा कि ये आखिर क्या करते हैं। ध्यान दीजिए, ये सारे के सारे जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स आपको करके बतलाई, ये सारे के सारे फैक्ट्स थे, फैक्चुअल बातें थी। अब आगे जो पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे आगे अगले वीडियो में, देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है ये,
हम लोग आगे चल कर के पढ़ेंगे। ये भाई देखो, इसको भाई किसी दूसरे ही कलर से मुझे कलर करना पड़ेगा। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे वीडियो नंबर 5 से। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मॉडल्स। ध्यान दीजिए, क्या पढ़ेंगे? मॉडल्स पढ़ेंगे। और मॉडल्स कितनी हैं जरा मैं आपको दिखा दूं। यहां पर ये जो मॉडल्स लिखी हुई हैं, मैंने यहां पर ये लिखा हुआ था, ये मॉडल्स विल, शैल। और ध्यान दीजिए, जो बात मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, जब मैं इन पर वीडियोस बनाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में मैं आपको विल के सारे यूसेजेस बतला दूं, एक ही वीडियो में शैल के सारे यूसेजेस बतला दूं। कोशिश मेरी यही रहेगी। बट मैं क्या कर सकता हूं, इनके यूसेजेस ही इतने अधिक हैं और इतने ढेर सारे इनकी नुआंसेस हैं, यानी सबटल डिफरेंसेस हैं, कि इनको डिस्कस करने में निश्चित ही टाइम लगने वाला है भाई। और अब उन बच्चों के लिए तो खुशखबरी है जो बहुत दिनों से मुझको ये कह रहे हैं कि कुछ लोग तो हार गए कहते कहते, और वो नेगेटिव बातें बोलने लग गए। क्या बोलने लग गए? मॉडल्स कभी नहीं पढ़ाएंगे, मॉडल्स कभी नहीं आएंगी। तो ये लीजिए, टाइम आ गया है मॉडल्स का। मैं अपने उन सभी बच्चों से कहना चाहता हूं जो बहुत ही डिसअपॉइंट हो रहे थे कि मैंने अभी तक मॉडल नहीं पढ़ाई है, तो चलिए जी, मेरे अंदाज में मॉडल पढ़िए और फिर मैं आपको A to Z टोटल बेसिक टू कॉम्पिटिटिव आपको पढ़ाता हूं। आप कभी भी मॉडल में गलती नहीं करेंगे। स्पोकन इंग्लिश के लिहाज से ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई, अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? ये देखिए जरा, ये अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द वर्ब 5 का मतलब इस वर्ब नामक सीरीज का वीडियो नंबर 5, और यहां से शुरू हो रहा है ये महा टॉपिक। तो अब मेरे साथ बने रहिएगा, लेकिन जाने से पहले मेरा काम है भाई आप सबसे कहना, लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक भी आप बैठे हुए हैं और यहां तक आ गए हैं आप, तो फिर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए नए हैं तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, अच्छा, अब बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।